आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन आज नायब सदर के इंतखाब के लिए दाखिल करेंगे पर्चा नामजदगी। एनडीए इत्तेहाद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी कल दाखिल करेंगे पर्चा नामजदगी। लोकसभा में आज ऑनलाइन गेम्स प्रमोशन एंड रेगुलेशन 2025, जम्मू कश्मीर तंजीम नौ बिल समेत अहम कानून साजी के काम फहरिस्तबंद। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर रूस के 3 रोजा दौरे पर अपने हममनसब से करेंगे मुलाकात, कारोबारी मीटिंगों में भी करेंगे शिरकत। रूस यूक्रेन तनाज़े के खात्मे की कोशिशें तेज, बुडापेस्ट में हो सकते हैं ट्रंप, ज़ेलेंस्की और पुतिन के दरमियान सह फरीकी मुज़ाकरात। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने किया शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा। रश्मिका सहगल ने 2 गोल्ड और मनु भाकर ने कांसे का जीता तमगा। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। नायब सदर के ओहदे के लिए कौमी जमहूरी इत्तेहाद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन आज सुबह 11 बजे अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। नायब सदर के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी के कुल 4 सेट दाखिल करना लाजमी है। हर सेट पर 20 तजवीज़ कुनंदगान और 20 तायद कुनंदगान के दस्तखत होते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में सीपी राधाकृष्णन की नामजदगी में एनडीए की हुकूमत वाली रियासतों के वज़राए आला और नायब वज़राए आला, मरकज़ी वज़रा और इत्तेहाद के तकरीबन 160 अरकान पार्लियामेंट शामिल होंगे, जिनमें 20 तजवीज़ कुनंदगान और 20 तायद कुनंदगान शामिल हैं। नायब सदर के ओहदे का इंतखाब 9 सितंबर को पार्लियामेंट हाउस में होगा और इसी दिन शाम तक नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। इस वक्त लोकसभा में 543 मेंबरान पार्लियामेंट और 245 अराकीन वाले राज्यसभा में 233 मेंबरान पार्लियामेंट हैं। बीजेपी के लोकसभा में 240 और राज्यसभा में 102 मेंबरान पार्लियामेंट हैं। लोकसभा में एनडीए की कुल ताकत 293 और राज्यसभा में 128 है। दोनों ऐवानों में एनडीए की कुल ताकत 421 है। वाईएसआरसीपी ने एनडीए उम्मीदवार के हिमायत का ऐलान किया है। इसी तरह सीपी राधाकृष्णन को वाईएसआरसीपी के 11 मेंबरान पार्लियामेंट की हिमायत के साथ 433 मेंबरान पार्लियामेंट की हिमायत हासिल है। और पार्लियामेंट के मानसून इजलास के आखिरी दौर में आज 4 बिल लोकसभा में फहरिस्तबंद हैं। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह 3 बिल पेश करेंगे। इनमें जम्मू कश्मीर तंजीम 9 बिल, आइन में 130वें तरमीम का बिल और यूनियन टेरिटरी तरमीमी बिल शामिल हैं। इसके साथ ही आज लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग के फरोग और रेगुलेशन का बिल भी पेश किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्वनी वैष्णव इस बिल को पेश करेंगे। इस बिल के जरिए ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर बशमूल स्पोर्ट्स, तालीमी खेल और सोशल गेमिंग को रेगुलेट किया जाएगा। रियासतों की सरहदों पर या गैर मुल्की ज़राए से इंटरनेट, मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए चलाए जाने वाले असली पैसे वाले गेम्स के ऑपरेशन, इश्तिहारबाजी या शिरकत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इस बिल का मकसद गेमिंग से होने वाली समाजी, माशी, नफ्सियाती और राजदारी से मुताल्लिक नुकसानात से बचना है। इसके साथ इस बिल में कौमी सतह का कानूनी ढांचा कायम करने का भी एहतमाम है। दूसरी तरफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तरमीमी बिल 2025 आज राज्यसभा में फहरिस्तबंद है। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान इस बिल को गौर और मंजूरी के लिए पेश करेंगे। ये बिल लोकसभा से पास हो चुका है। इसके जरिए गुवाहाटी में मुल्क का 22वां IIM कायम किया जाएगा। इसके लिए मरकजी हुकूमत 555 करोड़ रुपए फराहम करेगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर रूस के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। डॉक्टर एस जयशंकर आज अपने हममनसब सरगई लारऊफ से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में दोनों रहनुमा 2 फरीकी एजेंडे का जायजा लेंगे और इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रूस के अपने दौरे के दौरान एस जयशंकर भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन के 26वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे, जिसमें तिजारती, इख्तिसादी, साइंसी, तकनीकी और सकाफती ताउन पर तवज्जो दी जाएगी। वजीर खारजा मॉस्को में मुनक्किदा भारत रूस बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे।
और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को बिहार को बड़ा तोहफा देने वाले हैं। वो मकामा के आंटा से बेगूसराय के समरिया के दरमियान 4x6 लेन हाईवे प्रोजेक्ट को कौम के नाम वक्फ करेंगे। इसमें गंगा नदी पर 1.8 किलोमीटर तवील 6 लेन वाला पुल भी शामिल है। ये पुल पुराने 2 लेन वाले रेल को रोड पुल राजेंद्र सेतु के मुतवाज़ी बनाया गया है, जिसकी मरम्मत के सबब भारी गाड़ियों की आमद-रफ्त बंद कर दी गई है। नया पुल शुमाली और जुनूबी बिहार के दरमियान बराह रास्त राब्ता कायम करेगा और भारी गाड़ियों के इजाफी सफरी फासले को 100 किलोमीटर तक कम कर देगा। इससे वक्त, ईंधन और लागत की बचत होगी। इसके साथ ये मशहूर शायर रामधारी सिंह दिनकर की जाए पैदाइश और मशहूर तीर्थ स्थल समरिया धाम को भी बेहतर राब्ता फराहम करेगा। इस प्रोजेक्ट का संग बुनियाद पीएम मोदी ने खुद रखा था। इस इलाकाई तरक्की की जानिब एक तब्दीली लाने वाला कदम और इंजीनियरिंग की एक मिसाल करार दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में 1 घंटे के अंदर 2 ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। पहला ज़लज़ला सुबह 3:27 पर आया। रेक्टर स्केल पर इस ज़लज़ले की शिद्दत 3.3 थी। इसके बाद सुबह 4:39 पर एक और ज़लज़ला आया। ये पिछले ज़लज़ले से ज़्यादा ताकतवर था और इसकी शिद्दत 4.0 थी। ये झटके उस वक्त आए जब लोग गहरी नींद में थे। एक के बाद एक झटकों से लोग खौफजदा हो गए। कौमी ज़लज़ला पैमा मरकज़ ने बुध की सुबह ज़लज़ले के झटके की दी। इसके अलावा एक और ज़लज़ला पाकिस्तान में भी रिकॉर्ड किया गया है। और भारतीय फ़िज़ाइया ने एक बार फिर अपनी इंसानी हमदर्दी की अजीम मिसाल पेश की है। भारतीय फ़िज़ाइया का एक C-130J तैयारा लद्दाख के लेह से तिब्बी इनखला की फौरी दरख्वास्त पर एक शदीद ज़ख्मी थाई शहरी को एयरलिफ्ट करने के लिए मुख्तसर नोटिस पर लेह से नई दिल्ली रवाना किया गया। ये मिशन मुश्किल मौसमी हालात, बरवक्त तिब्बी इमदाद को यकीनी बनाने और ज़ख्मी थाई शहरी की जान बचाने के लिए अंजाम दिया गया। ये ऑपरेशन इंसानी इमदाद के तई भारतीय फ़िज़ाइया के गैर मुतज़ाज़िल अज़्म की अक्कासी करता है। मगरबी बंगाल की ममता बनर्जी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अपने साबिक़ा हुक्म में सुप्रीम कोर्ट ने मनसूख की गई 26,000 मुलाजमतों के बारे में मगरबी बंगाल हुकूमत के इंतबाह पर गौर करने से इनकार कर दिया था। अदालत में मगरबी बंगाल हुकूमत की एक भी नजरसानी दरख्वास्त पर गौर नहीं किया गया। इसकी वजह से रियासत में 26,000 नौकरियां मनसूख रहेंगी। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने हुक्म में मगरबी बंगाल के सरकारी स्कूलों में 25,000 असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले की भर्ती को मनसूख करने के कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था और कहा था कि भर्ती का ये पूरा अमल मशकूक है। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल्स गाइड्स और गर्ल्स स्काउट्स की 15वीं एशिया पैसिफिक इलाकाई कॉन्फ्रेंस दिल्ली में शुरू हुई। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के सदर डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने शमा जलाकर किया। इस मौके पर चीफ नेशनल कमिश्नर डॉक्टर के खंडेलवाल, वर्ल्ड बोर्ड की सदर कैंडिला गोंजालिस और मालदीव, नेपाल और फिलिपाइन के सिफारती मेहमान मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस में भारत के भरपूर सकाफती विरसे, बैनुल-अक़वामी ताउन और डिजिटलाइजेशन में शिरकत, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मौसमियाती तब्दीली पर रोशनी डाली गई। और मुल्क में रोजगार के हवाले से एक अच्छी खबर है। जुलाई में बेरोजगारी की शरह 5.2% पर आ गई, जो जून में 5.6% थी। ये मालूमात शुमारियात और प्रोग्राम के निफाज की वजारत की तरफ से जारी करदा मुतवातिर लैब्स फोर्स सर्विस PLFS में दी गई है। बेरोजगारी की शरह में कमी के साथ रोजगार में भी इजाफा हुआ है। सर्वे के मुताबिक जुलाई के दौरान 15 साल या इससे जायद उम्र के अफराद में लेबर फोर्स की शिरकत की
शरह मौजूदा हफ्तेवार सूरत हाल में बढ़कर 54.9% हो गई है, जबकि जून 2025 के दौरान ये 54.2% थी। असल में काम करने वाले अफराद के तनासुब में भी इजाफा हुआ है। देही इलाकों में ये जून में 53.3% से बढ़कर जुलाई में 54.4% हो गई। शहरी इलाकों में मामूली बेहतरी आई और ये जून में 46.8% से बढ़कर जुलाई में 47.0% हो गई। और हुकूमत ने घरेलू बाजार में कपास की कीमतों को मुस्तहकम रखने और कपड़ा सनत को सपोर्ट करने के लिए खाम रुई की दरामदात पर तमाम कस्टम ड्यूटी आर्जी तौर पर ख़त्म कर दी है। ये छूट 19 अगस्त से 30 सितंबर 2025 तक रहेगी। बिलवास्ता टैक्स और कस्टम्स बोर्ड की नोटिफिकेशन के मुताबिक इसमें 5% बुनियादी कस्टम ड्यूटी, 5% ज़रई इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस और 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज दोनों पर लगाया गया है। इस्तिस्ना के बाद कपास पर मजमूई तौर पर 11% दरामदी ड्यूटी आयद की जाएगी। इस इक़दाम से धागे, कपड़े, मलबूसात में पैदावारी लागत में कमी मुतवक्के है, जिससे सनतकारों और सार्फिन दोनों को राहत मिलेगी। कपास की बढ़ती हुई कीमतों और सप्लाई में कमी के पेश नज़र टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक अरसे से दरामदी ड्यूटी ख़त्म करने का मुतालबा कर रही थी। हुकूमत का ख्याल है कि आर्जी इस्तिस्ना से मुकामी मंडी में रुई की दस्तयाबी बढ़ेगी, कीमतें मुस्तहकम होंगी और तैयार टेक्सटाइल मसनूआत पर महंगाई का दबाव कम होगा। नीज़ भारतीय मसनूआत की आलमी मुसाबकत को भी तक़वियत मिलेगी और छोटी और दरमियानी सनतों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काश्तकारों को माशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए एक मौसर इक़दाम है, जो कुदरती आफत जैसे सैलाब, खुश्क साली, तूफ़ान वगैरह नीज़ कीड़ों और बीमारियों की वजह से फसलों के नुकसान पर इंश्योरेंस कवरेज फराहम करते हैं। इसके तहत किसान अब 30 अगस्त तक खरीफ फसल के लिए इंश्योरेंस के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। हमारे मुल्क में किसानों को अक्सर कुदरती आफात, मौसम की बेकायदगी, कीड़ों के हमले और दीगर खतरात का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है और किसानों को भारी माली नुकसान उठाना पड़ता है। इस बात को जहन में रखते हुए 18 फरवरी 2016 को हुकूमत ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आगाज किया, जो कि माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए एक मौसर पहल है, ताकि किसान बगैर किसी माली दबाव के खेती कर सकें। हाल ही में मरकजी हुकूमत की तरफ से 35 लाख किसानों के खातों में 3,900 करोड़ रुपए मुंतकिल किए गए। ये रकम उन किसानों को दी गई जिनकी रबी की फसल खराब हुई थी। फिलहाल खरीफ फसल के इंश्योरेंस के लिए दरखास्तें खुली हुई हैं। अगर आपने अभी तक अपनी खरीफ की फसल का बीमा नहीं कराया है, तो अब आप 30 अगस्त तक अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। इस स्कीम की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि ये इंतहाई काबिल रसाई और कम आमदनी वाले किसानों के लिए भी सस्ती है, क्योंकि खरीफ की खुराक और तेल के बीजों की फसलों के लिए किसानों की जानिब से ज़्यादा 2% प्रीमियम अदा किया जाता है। रबी की खुराक और तेल के बीजों की फसलों के लिए ये 1.5% है और सालाना तिजारती या बागबानी फसलों के लिए ये 5% है। PMFBY का मकसद फसल की कटाई के 2 माह के अंदर दावों का तस्फिया करना है, ताकि किसानों को फौरी मुआवजा मिले और वो कर्ज के जाल में न फंसें। किसान ने अपना इनपुट खर्च करके बीज लगा के, पेस्टिसाइड लगा के, फर्टिलाइज़र का ट्रीटमेंट दे के, यदि कोई नेचुरल कैलामिटी, कोई आपदा हो गया और सारा का सारा फसल नष्ट हो जाए, तो उसको फिर लाभ मिलना चाहिए। वेरी गुड स्कीम, ये लॉन्ग ओवरड्यू था। ये जो फसल बीमा योजना है, ये बहुत अट्रैक्टिव है। फसल बीमा स्कीम की कामयाबियों में रजिस्टर्ड किसानों की तादाद में मुसलसल इजाफा शामिल है। ये तादाद 2022-23 में 3.17 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 4.19 करोड़ हो गई। 2016 में इसकी शुरुआत से लेकर 30 जून 2025 तक कुल 78.407 करोड़ किसानों की दरखास्तों का बीमा किया गया था और 1.83 लाख करोड़ रुपए के दावों की अदायगी की गई थी।
फसल बीमा योजना और मौसम पर मबनी फसल बीमा स्कीम को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी। ये स्कीम किसानों के लिए सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं है, बल्कि आफात के वक्त एक काबिल एतमाद साथी है, जो एक राष्ट्र एक फसल एक प्रीमियम के उसूल पर अमल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता पर अवामी समात के दौरान हमले की खबर इस वक्त सामने आ रही है। और वाक़े की मालूमात दिल्ली बीजेपी ने अभी थोड़ी ही देर पहले दी है। और ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि जो हमला किया गया है उसकी कोई वजह अब तक सामने नहीं आ सकी है कि इसके पीछे की क्या वजह थी या फिर ये हमला किसने किया। और दिल्ली बीजेपी सदर रविंद्र सचदेवा ने हमले की मजम्मत भी की है। ये एक बड़ी खबर है इस वक्त की। और सिविल लाइंस वाकई सरकारी रिहाइशगाह पर ये हमला किया गया है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हमले की जांच जारी है। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता के घर पर हमला किया गया है और ये एक बड़ी खबर है। अवामी समात के दौरान ये हमले की खबर सामने आ रही है कि एक अवाम से वो बातचीत कर रही थी। वाकई की मालूमात दिल्ली बीजेपी ने अभी थोड़ी ही देर पहले दी है। ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि ये इस वक्त की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और जो हमला किया गया है, दिल्ली बीजेपी सदर वीरेंद्र सचदेवा ने ये हमले की जो है मजम्मत की है। और सिविल लाइंस वाकई सरकारी रिहाइशगाह पर ये हमला किया गया है। इस वक्त की ये एक बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस हमले की जांच भी अभी जारी है। तो दिल्ली की वज़ीर आला जो कि समात कर रही थी अवाम के साथ, एक बड़ा हमला उन पर किया गया। हमले की जांच अभी जारी है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में मुसलसल मूसलाधार बारिश की वजह से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर है। भारत की इक़्तिसादी राजधानी मुंबई को बारिश का सामना है। गुज़िश्ता कई दिनों से मुसलसल बारिश के बाइस शहर की रफ्तार थम गई है। कहीं सड़कें ज़ेर आब हो गई हैं तो कहीं लोकल ट्रेनें रोक दी गई हैं। स्कूल और कॉलेज बंद करने पड़े। झीलें और नदियां तुक़यानी पर हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बोरीवली में 24 घंटों में सबसे ज़्यादा 322 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कई इलाकों में 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई। शदीद बारिश के बाइस सड़कें ज़ेर आब आ गईं और कई मकामात पर रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए। मुसलसल बारिश की वजह से सेंट्रल रेलवे की लोकल और लंबी दूरी की ट्रेन खदमात मुतासिर रहीं। शदीद बारिश के बाइस दरियाए मीठी खतरे के निशान के करीब बह रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सुबह से बारिश की शिद्दत में कमी का इम्कान है। दरियासना मुंबई में शदीद बारिश की वजह से मैसूर कॉलोनी और भक्ति पार्क के दरमियान फंसी हुई मोनोरेल ट्रेन से तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। मुंबई फायर ब्रिगेड ने बरवक्त एक हौसला मंदाना रेस्क्यू ऑपरेशन किया और क्रेन की मदद से तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत बाहर निकाला। हुजूम के सबब ट्रेन की ओवरलोडिंग की वजह से बिजली की सप्लाई ठप हो गई थी, जिसकी वजह से 500 से ज़ायद मुसाफिर घंटों तक ट्रेन में फंसे रहे। और महकमा मौसमियात ने महाराष्ट्र के 5 अजला मुंबई शहर, मुंबई के मज़ाफ़ाती इलाकों, थाने, पालघर, पुणे और रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गढ़चिरौली अजला और कोल्हापुर घाट इलाके के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कोंकण इलाके के साहिली अजला में ऊंची लहर की वार्निंग जारी की गई है। इस वार्निंग के बाद इंतजामिया की जानिब से माहीगीरों को हाई वेव वार्निंग के दौरान समुद्र में न जाने का मशवरा भी दिया गया है, क्योंकि समुद्र की सूरत हाल पुरअमन नहीं है और 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। तमाम जिले इंतजामिया को अलर्ट रहने का मशवरा दिया गया है, क्योंकि समुद्री कटाव और ऊंची लहरें साहिल से टकराने का इम्कान है। महाराष्ट्र के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के जारी करदा आदद-ओ-शुमार के मुताबिक रियासत में बारिश और सैलाब से मुतालिक वाक़यात में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6 अफराद की मौत हुई है। नांदेड़ जिले में सैलाब जैसी सूरत हाल से 5 अफराद के लापता होने की इत्तला है। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में NDRF की 18 टीमें और SDRF की 6 टीमें तैनात हैं।
मानसून की बारिश ने हिमाचल प्रदेश में भी तबाही मचाई हुई है। बारिश, लैंडस्लाइडिंग और क्लाउड बर्स्ट बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुल्लू में मुसलसल दूसरे दिन क्लाउड बर्स्ट रहा। गुज़िश्ता रात 3:30 बजे के करीब अचानक सैलाब की तरह के हालात कुल्लू के इलाके शास्त्री नगर में पैदा हुए। ताहम इसमें जानो माल के नुकसान के बारे में कोई मालूमात नहीं है। मनाली चंडीगढ़ हाईवे मुसलसल दूसरे दिन बंद रहा। शाहराह खोलने की कोशिशें जारी हैं। और आइए नाज़रीन, अब नज़र डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात। तो नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में कुछ खास खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। आला क़यादत की बातचीत के बाद बाहमी ताल्लुकात मजबूत, हिंदुस्तान और चीन को मुस्बत सिमत में आगे बढ़ने में मदद मिली। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल का ये दावा है। और अब नज़र डाल लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी पर, जो हर एक अखबार ने अपनी 6 सुर्खियों में इसको जगह दिया है। बी सुदर्शन रेड्डी नायब सदर के ओहदे के लिए अपोजिशन के उम्मीदवार हैं और मोदी की अपोजिशन जमातों से राधा कृष्णन की हिमायत करने की अपील भी की गई है। और अब देख लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी। एस जयशंकर 3 रोज़ा दौरे पर रूस रवाना हो गए हैं। 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर वो रवाना होंगे। वो अपने रूसी हम मनसब के साथ दो तरफ़ा बातचीत के अलावा हिंदुस्तान रूस बिजनेस फोरम की मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। जमुना की आबी सतह में गिरावट, मुमकिना सैलाब का खतरा बरकरार। सुबह 8 बजे की अगर बात करें, कल की बात है, 205.79 मीटर से पहर 3 बजे तक की बात करें तो 205.72 मीटर रिकॉर्ड की गई आबी सतह। सूरत हाल पर वज़ीर आला रेखा गुप्ता की पूरी तरह से नज़र बताई जा रही है और उन्होंने कल इस इलाके का जायज़ा भी लिया था। और अब अगली खबर देख लेते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा दिया है। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। और अब चलते चलते एक और सुर्खी देख लेते हैं। गज़ा में जंगबंदी के नए मंसूबे हमास को कबूल हैं। फ़लस्तीनी रियासत का अबूरी आइन तैयार करने के लिए अहम फैसला। गज़ा में गासिब सहूनी हुकूमत के जुल्म को रोकने के लिए इज्तिमाई कोशिशें करनी होंगी, सदर का ये ऐलान है। और अब नाज़रीन आइए बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। रूस और यूक्रेन तनाज़े के ख़ात्मे की कोशिशें तेज़ी से जारी हैं। इत्तलात के मुताबिक बुडापेस्ट में ट्रंप, ज़ेलेंस्की और पुतिन के दरमियान सह फ़रीक़ी बातचीत हो सकती है। ख्याल रहे कि मंगल को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और हंगरी के वज़ीर आज़म विक्टर ऑर्बन के दरमियान यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन में मुमकिना रुकनियत पर बातचीत हुई। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने बुडापेस्ट को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान मुमकिना मुज़ाकरात की मेज़बानी के तौर पर इस्तेमाल करने के इम्कान पर भी बात की। ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि यूक्रेन और रूस हंगरी को मुज़ाकरात के लिए जगह के तौर पर कबूल करेंगे या नहीं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने कहा कि रूस यूक्रेन के साथ अमन मुज़ाकरात के निज़ाम से दस्तबरदार नहीं होगा। उसने दो तरफ़ा या सह फ़रीक़ी किसी भी शक्ल में बातचीत के लिए तैयार होने की बात की। लारोफ ने मीडिया को बताया कि बातचीत का अमल मरहलेवार तरीक़े से आगे बढ़ेगा। और अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफ़न दुजार्क ने एक बयान में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने वाशिंगटन में होने वाली मुलाकात पर अमरीकी सदर ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को मुबारकबाद दी है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि तमाम फ़रीक़ैन की फ़ाल शिरकत बहुत ज़रूरी है। तंजीम ने यूक्रेन में जंगबंदी के साथ जामी मुज़ाकरात और देरपा अमन बरकरार रखने पर जोर दिया। स्विट्ज़रलैंड ने इशारा दिया है कि वो रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। स्विस वज़ीर ख़ारजा इग्नाजियो कैसस ने गुज़श्ता रोज़ बर्न में एक सिफारती कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन इन मुज़ाकरात में शिरकत करते हैं तो स्विट्ज़रलैंड इसके लिए ख़ुसूसी इंतज़ाम करेगा। स्विस ब्रॉडकास्टर SRF से बात करते हुए कैसस ने कहा कि वो इसके लिए तैयार हैं और उन पर किए गए एतमाद के लिए शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि हमेशा अपनी तैयारी का इजहार किया है उन्होंने, लेकिन ये सब बड़ी ताकतों की मर्जी पर मुनहसर होगा। स्विस वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि हुकूमत ने पुतिन के खिलाफ बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के वारंट के पेश नज़र कानूनी सूरत हाल का जायज़ा लिया है।
اور پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں بادل پھٹنے سے آنے والے سیلاب میں ہلاکتوں کی تعداد اب تک 385 تک پہنچ گئی ہے۔ مرنے والوں میں 20 بچے بھی شامل ہیں۔ بادل پھٹنے سے ضلع بونیرا سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ بونیرا میں بادل پھٹنے سے 200 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سیلاب نے آفت زدہ علاقوں میں بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ علاقے میں راحت اور بچاؤ کی کارروائیاں جاری ہیں۔ لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ اور غزہ کا الشفا اسپتال اسرائیلی فضائی حملوں میں معذور بچوں کی چیخوں سے لرز اٹھا۔ 10 سالہ محمد حسن فلافل خریداری کے دوران ایک ٹانگ کھو بیٹھا، جبکہ ننھی مریم ابو البا ایک ٹانگ کٹنے اور دوسری ٹوٹنے کے بعد درد سے کرہا رہی ہے۔ ایک اور لڑکی شاہد اپنے بازو کے کھو جانے پر غمزدہ ہے اور مصنوعی بازو کی درخواست کر رہی ہے۔ یہ تصاویر غزہ کے المناک سانحے کی عکاسی کرتی ہیں۔ اور کھیل کی خبروں میں بھارتی خواتین نشانے بازوں نے ایشین شوٹنگ چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ بھارت کی رشمیکا سہگل نے قزاقستان کے شیمکنٹ میں کھیلی جا رہی ایشین شوٹنگ چیمپئن شپ کے جونیئر خواتین کے ایئر پسٹل مقابلے میں گولڈ میڈل جیتا۔ رشمیکا نے ٹیم ایونٹ میں گولڈ میڈل بھی جیتا تھا۔ اولمپکس میں 2 تمغے جیتنے والی بھارتی نشانے باز منو بھاکر نے ایشین شوٹنگ چیمپئن شپ میں خواتین کے 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ اور بی سی سی آئی نے آئی سی سی خواتین کرکٹ ورلڈ کپ 2025 کے لیے بھی بھارتی خواتین ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ بھارت کی تجربے کار خاتون کھلاڑی ہرمن پریت کور کو ٹیم کا کپتان بنایا گیا ہے۔ اسمرتی مندھانا ٹیم کی نائب کپتان ہوں گی۔ ان کے علاوہ ہرلین دیول، دیپتی شرما، جمائما روڈریگز، رینوکا سنگھ ٹھاکر، اروندھتی ریڈی اور ریچا گھوش، کرانتی گوڑ، امنجوت کور، رادھا یادو، شری چرنی، یستکا بھاٹیا اور اسنیہ رانا کو بھی ٹیم میں جگہ ملی ہے۔ اور اب موسم کا مزاج۔ تو ناظرین، خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی۔ اجازت دیں، آداب۔